हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 7th चैप्टर है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसकी राइटर हैं जर्मेन ग्रियर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जर्मेन ग्रियर जो हमारी राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जर्मेन ग्रियर, देखिए ब्रैकेट में दिया है बर्थ 1939, यानी जर्मेन ग्रियर का जो बर्थ है उनका जन्म 1939 में हुआ था। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी उनका जन्म और उनकी पढ़ाई लिखाई ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इज़ अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, जो कि एक बहुत ही मशहूर नारीवादी लेखिका है। अब देखिए फेमिनिस्ट मतलब होता है जो फीमेल के बारे में लिखे, ठीक है, फीमेल से रिलेटेड, तो उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। तो यानी फीमेल की लाइफ के बारे में जर्मेन ग्रियर लिखती हैं। इन हर वेल नोन वर्क्स, यानी उनके जो जाने माने कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनमें शामिल हैं द फीमेल यनक। देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे इनके बुक्स हैं जो इनके द्वारा रिटन है। द फीमेल यनक ब्रैकेट में दिया 1970 में ये बुक पब्लिश हुई थी। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये 1984 में पब्लिश हुई थी। एंड द चेंज, ये बुक पब्लिश हुई थी 1991 में। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमन, यानी एक्सप्लोर मतलब होता है दिखाना, यानी उसके बारे में जांच पड़ताल करना और उसको सामने लाना। तो ये जो लेखिका हैं जर्मेन ग्रियर, ये क्या करती हैं, ये खोज करती हैं। किस चीज़ की खोज करती हैं? यानी एक औरत की ज़िंदगी का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू होता है उसकी खोज करती हैं और उसी के बारे में लिखती हैं। तो देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू कहने का मतलब है कि एक औरत यानी एक लड़की जब जन्म होती है, जब जन्म लेती है, बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, तो जो सोसाइटी है एक वुमन को कैसे ट्रीट करता है, कल्चरल यानी उसके लिए जो प्रथाएं हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, एक वुमन की ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे जीती है अपनी लाइफ को। तो ये एक फीमेल से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो उसे ही जर्मेन ग्रियर अपने वर्क्स में लिखती हैं। शी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइंड टू सूट मेल इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट वीमेन। देखिए उनका विश्वास है, उनका मानना है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रथाएं होती हैं, प्रैक्टिसेस मतलब प्रथाएं, यानी जो समाज के द्वारा बनाई गई हैं, आर डिज़ाइंड टू सूट मेल इंटरेस्ट, यानी वो ऐसे डिज़ाइन की गई हैं, ऐसे बनाई गई हैं जो कि पुरुष के हित में हो। सूट मेल इंटरेस्ट यानी हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, हमारे समाज में जो प्रथाएं हैं वो इस हिसाब से बनाई गई हैं जो कि मेल को सूट करती हैं, जो कि एक पुरुष को ऊंचा उठाती हैं, ऊंचा दिखाती हैं, उनके हित में सारी प्रथाएं बनाई गई हैं। एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट वीमन, और साथ ही साथ जो पुरुष हैं वो औरतों को क्या करते हैं, खुद के अधीन समझते हैं। क्योंकि देखिए हमारे समाज में ऐसी प्रथाएं बनाई ही गई हैं कि एक पुरुष कभी भी एक औरत से ऊंचा माना जाता है और एक औरत हमेशा ही पुरुष के अधीन मानी जाती है। जैसे देखिए किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो अपने फैमिली वाले को, अपने घर को छोड़ के अपने पति के घर जाती है। तो ये समाज, ऐसी ही प्रथाएं समाज में बनाई गई हैं जो कि मेल को सूट करती हैं। यानी औरत तो अपना सब कुछ छोड़ के पुरुष के घर आती है, अपने पति के घर चली आती है। तो ये ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो क्या करता है, पुरुष को ऊंचा उठाता है और औरत को पहले से ही क्या करता है, मतलब पुरुष के अधीन दिखाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है कि हाँ, जो वुमन होती है, जो औरत होती है, मेरी पत्नी जो है वो मुझसे अधीन है, वो मुझसे नीचे है, ठीक है, और वो हमेशा ही उन्हें जूनियर समझते हैं। द प्रेजेंट पीस और चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी ये जो हमारा चैप्टर है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी।
यानी ये जो हमारे जो प्रेजेंट पीस है, ये जो चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है? देखिए ये जो पूरा लिखा हुआ है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये पूरा एक ही बुक का नाम है और उसी बुक से ये हमारा कुछ अंश निकाला गया है जो कि ये हमारा चैप्टर है जब अ चाइल्ड इज बॉर्न। इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेकुलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी ये खोज करता है, ये जांच पड़ताल करता है कि देखिए ईस्ट, ईस्ट कहने का मतलब हो गया एशिया जिसमें इंडिया भी आता है, तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो ईस्ट के हैं। वेस्ट कहने का मतलब है अमेरिका, यूरोप, तो वो वेस्ट है। तो इससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, समझना है। तो वही देखिए जर्मेन ग्रियर एक्सप्लोर करती हैं, खोजती हैं, ये चैप्टर जो है वो खोज है एक कि ईस्ट में और वेस्ट में यानी बाहरी देशों में, यूरोप, अमेरिका और इंडिया में चाइल्ड बर्थ को लेके और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को लेके जो सांस्कृतिक जो क्या कहते हैं पेकुलरिटीज़ हैं, जो विशिष्टताएं हैं कि ईस्ट में यानी यूरोप या अमेरिका बाहरी देशों में कैसे चाइल्ड बर्थ को मैनेज किया जाता है, यानी बच्चे का जन्म कैसे होता है और बच्चे को माता पिता के साथ कैसे रखा जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा और माता पिता में किस टाइप का रिलेशन होता है। तो ये जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं इन दोनों चीज़ों को लेके, यानी बाहर के देशों में कैसे ट्रीट किया जाता है बच्चों को और हमारे देशों में कैसे ट्रीट किया जाता है, बच्चे का जन्म बाहरी देशों में कैसे होता है और हमारे देश में कैसे बच्चे को ट्रीट किया जाता है और कैसे बच्चे को एक माता जन्म देती है। तो इसी को लेके जितनी भी बातें हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जर्मेन ग्रियर ने कंपेयर किया है और बताया है कि हमारे देश में कैसी प्रथाएं हैं, हमारे सोसाइटी में कैसी प्रैक्टिसेस हैं चाइल्ड बर्थ को लेके या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को लेके। जैसे देखिए हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कोई भी माता जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा हमेशा माता के पास रहता है। जो माँ होती है वो सभी कामों को मतलब साइड में रख के सबसे पहले अपने बच्चे पे ध्यान देती है, हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा उसका ध्यान रखती है। लेकिन अगर हम बाहर के देशों में देखें, यूरोप, अमेरिका, वहाँ क्या है, आप सुने होंगे कि वहाँ जब माता क्या करती है, काम करने जाती है बाहर और उसके लिए एक क्या करते हैं, एक दाई माँ रखते हैं। तो बच्चा जो होता है हमेशा दाई माँ के पास रहता है और मम्मी बाहर काम कर रही है, अपना सारा काम करती है। या कितने भी ऐसे होते हैं कि बच्चों के लिए क्या कहते हैं, जो एक रहता है कि हाँ वहाँ बच्चे को छोड़ दिया जाता है और उसमें और जाके वहाँ ऐसा कोई घर होता है जहाँ बच्चे को रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद उसे माता पिता मिलने भी जाते हैं और उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वहाँ से उसको ले आते हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है कि हमारे यहाँ बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है, बाहर के देशों में उतना मतलब नहीं होता है जैसे इंडिया में होता है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied। यानी हमारे जो पारंपरिक जो हमारा जो समाज है उसमें चाइल्ड बर्थ को मैनेज करने के जो तरीके हैं, जो प्रबंध होता है, बच्चे को जन्म देते टाइम कैसे उसकी माता को रखा जाता है, बच्चे को कैसे जन्म दिलवाया जाता है, तो ये जो तरीके हैं हमारी सोसाइटी में ये बहुत सारे हैं और बहुत तरीक़ों के हैं। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures। देखिए their usefulness stems directly from the fact, यानी ये जितनी भी हमारे समाज में जो प्रथाएं हैं कि मतलब माता को कैसे रखा जाता है, बच्चे को जब माता जो औरत होती है वो गर्भवती होती है तो उसे कैसे रखा जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, तो ये जितनी भी प्रथाएं हैं, कैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है, ये यूज़फुल हैं। मतलब इस तथ्य से साबित होती हैं कि हाँ ये यूज़फुल हैं, डेट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। क्योंकि ये जितनी भी प्रथाएं हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो ऐसे ही करते आए हैं, बच्चे को ऐसे ही जन्म दिया जाता है, माता को कैसे रखा जाता है बच्चे को जन्म देने से पहले, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं
इसमें फैक्ट ये है कि ये कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्ट किए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे समाज ने सामूहिक रूप से इसे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ बच्चे का जन्म ऐसे होता है, माता को ऐसे रखा जाता है, मतलब कैसे क्या क्या किया जाता है, कैसे सब रस्म निभाती है एक माँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कल्चरली एक्सेप्ट की गई हैं, इसीलिए ये बहुत ही यूज़फुल है। सो डैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीड्यूर्स। तो देखिए ये जो सारी प्रथाएं हैं, ये जो सारे रस्म रिवाज हैं बच्चे को जन्म देने से लेकर, तो ये जो है वो कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्ट किए गए हैं। और एक जो औरत होती है उसके दिमाग में पहले से ही ये बात होता है कि हाँ सारी औरतें ऐसे ही माँ बनती हैं, ऐसे ही बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ कि ये जो एक्सेप्ट किया गया कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ताकि एक माँ जो होती है, जो नई नई माँ बनती है जब एक औरत, तो उसको एक मतलब उसके दिमाग में एक बोझ ना हो कि मुझे कुछ नया करना है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे देखिए एक क्लास में जैसे 60 स्टूडेंट है, जैसे टेस्ट होने वाला है, तो जो रोल नंबर 1 रहेगा वो तो ज़्यादा डरा रहेगा क्योंकि उसने तो पहले उस टेस्ट को किसी को देते हुए देखा नहीं है। और जो रोल नंबर 50 60 उसके बाद होगा तो वो तो देख लिया है वो कि मतलब कैसे टेस्ट हो रहा है, कैसे बच्चे सब आंसर कर रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि जब कोई काम लगता है कि हाँ सबसे पहले मैं ही हूँ जो ये काम कर रही हूँ, तो साइकिक बर्डन हो जाता है माइंड पे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो वही कहा जा रहा है कि समाज ने जो प्रथाएं बना दी हैं ताकि एक औरत जब माँ बने तो उसके दिमाग में ये नहीं हो कि मुझे कुछ नया करना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। क्योंकि एक औरत हमेशा से ये सुनती आती है बूढ़ी बूढ़ी औरतों से जो कि एक्सपीरियंस की हुई है माँ बनने का टाइम, तो उसके दिमाग में रहता है कि हाँ ऐसा ही होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। यानी दिमाग पे एक साइकिक बर्डन नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ नया होगा, कुछ अलग हो जाएगा। Even though the potential catastrophes are alive in the memory of her community and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable। यानी यद्यपि जो कम्युनिटी होती है यानी समाज की जो औरतें होती हैं उनके दिमाग में, उनकी मेमोरी में ये बात अभी तक ज़िंदा होती है कि हाँ पोटेंशियल कैटेस्ट्रॉफ मतलब होता है डिज़ास्टर यानी कोई दुर्घटना, पोटेंशियल मतलब पॉसिबल, यानी बच्चे को जन्म देते वक्त काफ़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो कम्युनिटी जो समाज की औरतें होती हैं उनके दिमाग में रहता है। एंड द इंडेक्स ऑफ एनग्जाइटी हाई, एनग्जाइटी मतलब होता है चिंता और इंडेक्स मतलब सूची, और जो चिंता की जो सूची होती है मस्तिष्क में वो बहुत ही हाई होती है। यानी जब भी देखिएगा हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली में कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उनके घर के जो औरतें होती हैं उनको बहुत चिंता होती है कि हाँ मतलब कितनी मन्नतें मांगती है कि हाँ अच्छा से बेबी बॉर्न हो जाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब पहले से माइंड में चिंता होता है। A ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable। देखिए, और ritual approach to pregnancy यानी जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक मतलब कुछ कुछ ऐसे रस्म रिवाज होते हैं जो वो पालन करती हैं। रिचुअल अप्रोच यानी रस्म निभाते हुए, अप्रोच मतलब पहुंचना, अपने प्रेगनेंसी के हर मंथ को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो विच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमन, जो कि जो रस्म रिवाज के साथ जो अपने प्रेगनेंसी के महीने को पार करती रहती हैं, तो वो उन्हें घेरे रहता है किस चीज़ों से, टैबूज एंड प्रोहिबिशंस। टैबूज मतलब होता है समाज के कुछ ऐसे नियम जो हमें पालन करने हैं। प्रोहिबिशंस मतलब होता है निषेध कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे नहीं करो, तेज मत चलो, कुछ भारी चीज़ें नहीं उठाओ। तो ये जो टैबूज और प्रोहिबिशंस हैं ये एक प्रेग्नेंट वुमन को हमेशा घेरे रहते हैं। कहने का मतलब है कि उसे चारों तरफ से ये फील होता है कि हाँ सब लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इसकी वजह से यानी प्रेग्नेंट वुमन को कभी एक मतलब कहते हैं ना कि अकेला नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा उसकी चिंता की जाती है, देखभाल किया जाता है, केयर किया जाता है। तो वो हेल्प करता है कि उस औरत जो है जो माँ बनने वाली है उसकी चिंता जो उसकी जो एंग्जाइटी है उसको मैनेज करता है वो बातें। यानी जब समाज के लोग
उसे सिखाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, उसकी चिंता जो है वो कम होती है। उसे लगता है कि हाँ मेरे साथ इतने लोग हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। A woman who observes all the prohibitions and carries out all the rights will be actively involved in holding the unknown at bay. देखिए, a woman who observes all the prohibitions, यानी एक औरत जो सारे निषेधों का पालन करती है, यानी जो जो उसे बताई जाती हैं कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ये काम मत करो, तो एक औरत जो ये सारे निषेधों जो है, जो प्रोहिबिशंस है, उनका पालन करती है, एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स, और उसके जितने भी कर्तव्य हैं, कहने का मतलब जितने भी रीति रिवाज हैं उनका अच्छे से पालन करती है, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व, और जो कि बिल्कुल सक्रिय रूप से इन्वॉल्व रहती है इन होल्डिंग द अननोन एट बे। कहने का मतलब है कि जो औरत पूरे जो निषेध है उनका पालन करती है, रीति रिवाज का पालन करती है, वो क्या, वो सक्रिय होती है, क्योंकि वो जो एक कहते हैं अननोन एट बे, यानी कहने का मतलब है कि जो आने वाले जो प्रॉब्लम है उन्हें किनारा कर देती है, ठीक है, उसे इग्नोर करती है। She will have other reinforcements for many of the ritual observances of pregnancy involve the participations of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk, and then the other members of her community. देखिए, she will have other reinforcements, यानी कहने का मतलब है कि एक औरत जो प्रेग्नेंट होती है उसे एक अलग ताकत मिलती है। देखिए, री इन्फोर्समेंट का मतलब हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई लड़की सड़क पे जा रही है और कुछ लोग उसे देख के कमेंट पास कर रहे हैं, तब तक पीछे से उसका भाई आए, तो उसे क्या होगा, उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल मिलेगा, उसे लगेगा कि हाँ मेरे साथ कोई है, और उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाएगी, यानी वो घबराएगी नहीं। री इन्फोर्समेंट यानी उसका जो बिलीव है, जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि एक औरत का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फॉर मैनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज ऑफ प्रेगनेंसी, तब जब वो प्रेगनेंसी के जितने भी रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज यानी जो अनुभव करती है सारे रीति रिवाज को, जिसमें इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स, यानी बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास, हु शुड सपोर्ट हर, जो क्या होता है उन्हें उस औरत को सपोर्ट करते हैं, सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हाँ ऐसे करो ऐसे नहीं करो, बहुत खुश रहते हैं, खुशी का माहौल होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक प्रेग्नेंट वुमन को क्या करती हैं, री इन्फोर्स करती हैं, यानी उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। प्राइमरीली हर हस्बैंड, यानी जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यानी जो प्राथमिकता होती है वो उसके पति को दी जाती है। यानी एक पति जो है वो हमेशा अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, खासकर जब वो प्रेग्नेंट होती है। देन हर किन्स फोल्क, उसके किन्स फोल्क मतलब होता है समाज के लोग, भाई बहन और भी समाज के लोग, एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और उसके जो समाज है उसके और सारे लोग, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार। किन्स फोल्क मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार। तो ये जो सारे लोग आते हैं, समाज के लोग, उनके भाई बहन, रिलेटिव, और सबसे बड़ा हिम्मत एक औरत का उसका पति ही होता है। तो उसके जो हस्बैंड है वो जब देखते हैं कि हाँ इतने लोग बहुत खुश हैं, ये जो सारे लोग हैं वो मुझे सिखा रहे हैं, मेरा केयर कर रहे हैं, तो क्या होता है उसके अंदर से कि हिम्मत आ जाती है कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ और सब चीज़ ठीक से हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, यानी जो बिहेवियर होते हैं, वर्ताव होते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो आते हैं उनका वर्ताव कभी कभी संवेदनशील होता है, यूज़फुल होता है, यानी बहुत ही उपयोगी होता है। अदर्स मैजिकल, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं झाड़ फूक में विश्वास करते हैं, सुपरस्टिशन में विश्वास करते हैं, यानी कुछ जादुई करते हैं कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कन्विक्शन दैट शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर। यानी ये जो बहुत सारे लोग आते हैं जिनके जो बिहेवियर हैं, जो बर्ताव हैं, वो संवेदनशील होते हैं, यानी बहुत केयर करते हैं उस औरत की। उसके बाद यूज़फुल होते हैं उनके सजेशंस। उसके बाद कुछ क्या कहते हैं जैसे लौंग बांधते हैं, तो इस टाइप का जो भी सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास हम कहते हैं, लेकिन गांव में ऐसे किया जाता है खासकर प्रेग्नेंट वुमन के साथ, तो वो सब करते हैं। तो ये क्या करता है,
उस औरत को ये फील कराता है, यानी देखिए लिखा है इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी उसको मतलब सुरक्षित महसूस कराता है। उसे लगता है कि हाँ बहुत सारे लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो वो बहुत ही क्या होता है सिक्योरिटी फील करती है, सुरक्षित महसूस करती है खुद को। एंड हर कन्विक्शन, और उसका दृढ़ निश्चय, कहने का मतलब है उसका जो कॉन्फिडेंस है, दृढ़ निश्चय जो है वो बढ़ता है। डेट शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, और उसे लगता है कि हाँ ये जो बच्चा है, ये जो मेरी प्रेगनेंसी गर्भावस्था है, इसे मैं कंडक्ट कर रही हूँ। नॉट डैट इट इज़ कंडक्टिंग मी, ना कि ये मुझे कंडक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि मेरे शरीर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं मंथ बाय मंथ, इसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ना कि ये चेंजेस मुझे कंट्रोल कर रहा है। कहने का मतलब है कि क्या होता है, एक औरत को कॉन्फिडेंस आता है उस टाइम में, जब बहुत सारे लोग उसे एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, और मतलब ख्याल रखते हैं, भले ही वो अंधविश्वास के रूप में ही ख्याल हो, लेकिन उसका तब क्या होता है, उसका दृढ़ निश्चय बढ़ता है। उसे लगता है कि हाँ मैं ये सब कर लूँगी और अच्छे से कर लूँगी, अच्छे से मैं अपने बेबी को बर्थ कर पाऊँगी। द रिमेनेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy even in our own super rational and confused lifestyle. The remnants of this kind of prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy even in our own super rational and confused lifestyle. तो देखिए रेमनेंट्स मतलब होता है बचना, और प्रोफिलैक्सिस मतलब होता है कि जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे बचने का तरीका। तो वही लेखिका जो राइटर हैं जर्मेन गिरर, वो बोल रही हैं कि जो औरतें पहले प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं ऑब्ज़र्व कर चुकी हैं, और मतलब क्या कहते हैं उसका जो उनका जो दृढ़ निश्चय होता है कि मतलब हाँ वो उस एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व की हुई हैं, और उन्हें पता है कि हाँ कब कैसे किया जाता है, बीमारियों से बचने का जो भी तरीका होता है। तो वो क्या करती हैं, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो एक्सपीरियंस की हुई जो औरतें होती हैं, वो क्या कहती हैं एक प्रेग्नेंट वूमन को वो सब बताती हैं कि हाँ कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो कैसे उससे बचा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो जो वो बताती हैं वो अपने स्टाइल में बताती हैं। सुपर रैशनल भी जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो अंधविश्वासी भी होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, यानी उनका जो लाइफ स्टाइल था तब उन्होंने कैसे किया था, कैसे बेबी को बर्थ किया था, तो वो क्या है बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइफ स्टाइल, यानी हम लोग सुनेंगे तो हम लोग को लगा अच्छा ऐसा भी होता है, तो इस टाइप का। तो वो सब बताती हैं बातें। अब देखिए राइटर क्या कह रही हैं। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी एज इफ़ इट वर हर टर्म असाइनमेंट, यानी जो राइटर हैं जर्मेन ग्रियर, वो बोल रही हैं कि मेरे यूनिवर्सिटी में मतलब साथ में जो ग्रेजुएशन की थी, तो उनके जान पहचान की एक ऐसी औरत थी, वो मतलब उनकी क्लासमेट कहिए, जो उनके साथ ग्रेजुएट की थी। तो देखिए वो क्या कर रही थी, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, वो अपने प्रेगनेंसी के मंथ्स को क्रॉस कर रही थी, अपने प्रेगनेंसी के हर मंथ्स तक पहुंच रही थी। कैसे, एज इफ़ इट वर हर टर्म असाइनमेंट, जैसा कि टर्म असाइनमेंट मतलब होता है ऐसा काम जो मतलब निश्चित है कि हाँ इतना समय में हमको करना है, जिसकी तैयारी हम पहले से किए रहते कि हाँ ये काम हमको एकदम कर देना है। यानी कहने का मतलब है कि वो बहुत ही प्रिपेयर्ड थी। अब देखिए जर्मेन ग्रियर जो है वो अपनी एक फ्रेंड की बात हमें बता रही हैं इस चैप्टर में। तो वही बोल रही हैं कि एक फ्रेंड मेरी थी जिसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया था। तो वो क्या थी कि मतलब उसकी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो धीरे धीरे अपने प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी, और वो काफ़ी प्रिपेयर्ड थी। मेटिकुलसली यानी बहुत ही सावधानीपूर्वक, फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, यानी वो जो डेवलपमेंट हो रहा था उनके प्रेगनेंसी में, यानी फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा था, सेकेंड में क्या हो रहा था, फुट नोटिंग कहने का मतलब है कि उसे एकदम दिमाग में स्थिर रखना, एकदम याद रखना कि हाँ पहले मंथ में क्या हुआ, सेकेंड मंथ में क्या हुआ, मैं क्या खाती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ। clung to her prenatal exercises as a form of ritual observances as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth.
देखिए क्लंग जो है वो V2 है क्लिंग का। क्लिंग मतलब होता है चिपकना, तो क्लंग मतलब वो चिपकी रहती थी किस चीज़ से? प्री नेटल एक्सरसाइज, यानी बेबी को जन्म देने से पहले माता मतलब जो एक्सरसाइज करती है रिचुअल ऑब्जर्वेंस के तरीके से, यानी कहने का मतलब है कि रीति रिवाज समझ कर, मतलब जैसे रीति रिवाज जरूरी रूप से पालन किया जाता है, ठीक वैसे ही वो क्या करती थी, हमेशा एक्सरसाइज करती थी, जो कि एक प्रेग्नेंट वूमन को करना चाहिए, और वेल एज अ हेल्पफुल प्रिपरेशन। और वो ये तैयारी किस लिए कर रही थी? ताकि चाइल्ड बर्थ के टाइम में, यानी बच्चे को जन्म देते के समय वो फिजिकली एकदम स्ट्रांग रहे, उसके लिए वो ये प्रिपरेशन कर रही थी। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम, एवरी डे कम हेल और हाई वाटर। देखिए परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, यानी एकदम शांत हो के, कहीं एकदम एकाग्रचित हो के, एकदम शांत हो के, मन शांत करके वो ये सब कार्य करती थी, मतलब एक्सरसाइज करती थी, और भी जो भी तैयारियां मतलब उसके दिमाग में थी वो करती थी। एंड टोटल रिकलेक्शन, और सबको याद करती थी कि हाँ मैंने सुबह मतलब क्या किया, मतलब एक्सरसाइज किया कि नहीं, सबको रिकलेक्ट करती थी अपने माइंड में। और वो ऐसा रोज करती थी। अब देखिए यहाँ एक फ्रेज आया है, हेल और हाई वाटर। देखिए कम हेल और हाई वाटर, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वही दे रहा है कि राइटर कह रही हैं कि उनकी जो फ्रेंड थी जो ग्रेजुएट की थी उनके साथ यूनिवर्सिटी में, वो चाहे कुछ भी हो जाए डेली अपना पूरा रूटीन निभाती थी, जो भी वो डेली मतलब अपने बच्चे को अच्छे से बर्थ कर सके उसके लिए जो भी प्रिपरेशंस हैं वो डेली किया करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एज वेल शी ऑब्जर्व द old die-hard superstition that acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck। और वो जितने भी रीति रिवाज, कहने का मतलब वो एक्सरसाइज भी करती थी, मतलब अपने दिमाग से जितना भी वो कर सकती थी प्रिपरेशन बच्चे को बर्थ करने के लिए, वो सब वो करती थी। और साथ ही साथ वो क्या करती थी, जो एकदम कट्टरवादी जो सुपरस्टिशन होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनका भी पालन करती थी। डेट एक्वायरिंग इक्विपमेंट, यानी अंधविश्वास क्या था कि मैंने बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए कुछ भी खरीदना, मतलब नैपकिन तौलिया, जैसे झूला हम खरीदते हैं, मतलब ये सब कुछ भी उसके जन्म से पहले खरीदना मतलब बैड लक माना जाता है, तो वो ये सब का पालन करती थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बात देखिए, डाई हार्ड सुपरस्टिशन, ठीक है। डाई हार्ड मतलब होता है कट्टर, यानी देखिए अंधविश्वास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे हम लौंग बांधते हैं कि मतलब किसी की नज़र लग गई है, तो ये सुपरस्टिशन है। डाई हार्ड सुपरस्टिशन मतलब होता है कि ऐसा अंधविश्वास जो हमें कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, बहुत ही कट्टर हो। जैसे देखिए जब शादी होती है एक औरत की, तो क्या कहते हैं, उस टैटू कराना कहते हैं कि ये एक रिवाज है, ठीक है। तो वो टैटू कराना एक रिवाज है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता, उसमें बहुत पेन होता है, उससे इन्फेक्शन होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसे हम कहेंगे डाई हार्ड सुपरस्टिशन, यानी ऐसा अंधविश्वास जो आपको बहुत ही कष्ट पहुंचाए। तो वो जो है वो एकदम मतलब जो भी सुपरस्टिशन थे सबका पालन करती थी कि मतलब किसी तरह कोई कमी न रह जाए मेरे प्रिपरेशन में। तो देखिए वही कह रही हैं कि यहाँ तक कि जो नैपकिन्स होते वो सब कुछ नहीं खरीदती थी। अब देखिए राइटर जो लेखिका हैं वो अपने बारे में बता रही हैं, एंड सो वन ऑफ माई गर्ल चिल्ड्रन शोट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रिब और नैपकिन्स। वही कह रही हैं कि मतलब इसी प्रथा की वजह से कि मैंने बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए कुछ भी खरीदना अपशकुन होता है, मेरा भी एक बच्चा क्या हुआ, जन्म लिया, और मतलब बिना नैपकिन और क्रीम के, कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्म भी हो गया, और इस सुपरस्टिशन के चलते मैंने उसके लिए ना नैपकिन खरीदा था, मतलब और ना ही क्रीम मतलब झूला खरीदा था, ना ही नैपकिन्स खरीदे थे। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby। देखिए राइटर कह रही हैं कंसिडरेबल इफ़र्ट, यानी ऐसा इफ़र्ट जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी देखिए हर एक औरत बच्चे को जन्म देती है, तो वो एक ऐसा एफर्ट होता है ना, कंसिडरेबल एफर्ट, जो कि मतलब वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो सबके दिमाग में होता है, क्योंकि वो उसमें मतलब इतना लेबर लगा ही है, उतनी मेहनत, उतना कष्ट हुआ ही है,
जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वही है, कंसिडरेबल इफर्ट हैड गॉन इनटू सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। यानी जो माँ होती है वो अपने बच्चे को एंजॉय कर सके, यानी गोदी में ले खिलाए। तो यानी ये जितने भी चीज़ें होती हैं मतलब माता और बच्चे के बीच, इनमें जो समाज के लोग हैं वो बहुत ध्यान देते हैं और कंसिडरेबल इफ़र्ट लगाते हैं। कहने का मतलब ऐसा मेहनत जो मतलब इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा जो है वो हमेशा माँ के पास रहे और अच्छे से रहे, उसका केयर किया जाए। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड टू बिलीव शी वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर अंटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपीयर्ड। देखिए वही कह रहे हैं, मतलब राइटर कह रही हैं कि उनकी जो फ्रेंड थी वो बहुत मतलब महीनों से, यानी जितने भी उनके प्रेगनेंसी के मंथ थे वो बहुत ही ट्रेनिंग ली थी। कहने का मतलब बहुत ही प्रिपरेशन की थी कि बिना दवा हुआ के, यानी बिना हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के वो बच्चे को जन्म दे सकें। लेकिन अंत में उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जब वो गई तो हॉस्पिटल वालों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो लेबर का, मतलब कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म होता है तो वो जो पेन होता है उसकी स्टेजेस होती हैं। तो हॉस्पिटल ने ये इनकार कर दिया मानने से कि सेकेंड स्टेज का लेबर है। और वो जो फ्रेंड थी राइटर की, उनके शरीर से उनकी जो बेटी थी उसका सर बाहर आ रहा था। तो वही मतलब हॉस्पिटल ने ये बिलीव करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days. अब देखिए शुरू से तो हॉस्पिटल में मतलब नहीं चेकअप कराई थी, जबकि हर मंथ हॉस्पिटल में चेकअप कराया जाता है कि बेबी कैसा है और कोई कमी तो नहीं है, उसमें ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। तो ये सब कुछ मतलब चेक नहीं कराई थी, इसीलिए हॉस्पिटल में जाने पे हॉस्पिटल वाले तो जाहिर सी बात है गुस्सा करेंगे ही। तो वही वो इस बात से मतलब इग्नोर कर रहे थे, इस बात को बिलीव नहीं कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे बिलीव करने से कि सेकेंड स्टेज का लेबर है और जो बच्ची है उनकी उसका सर माता के शरीर से बाहर आ चुका है, आ रहा है। और जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मतलब अनकोऑपरेटिव, यानी वो नहीं सहायता कर रहा था, यानी इस बात की परमिशन नहीं दे रहा था कि जो बच्ची जो हुई थी उनको, यानी राइटर की फ्रेंड को, उसे वो ब्रेस्ट फीड करा सके, यानी अपना दूध पिला सके। और इसी की वजह से मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद जो मदर थी यानी राइटर की फ्रेंड और उनको जो बेटी हुई थी उन दोनों ने खुद को क्या किया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया, यानी घर चले गए। क्योंकि मतलब उनको तो लग रहा होगा ना कि बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जैसा कि उन्हें वो जो प्रिपरेशन की थी चाइल्ड बर्थ के लिए, तो वो तो सोची थी कि कभी डॉक्टर यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आराम से मतलब बिना हॉस्पिटल जाए ही सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा घबरा रही थी। आप देखिएगा कि गांव में जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं आसपास, तो हॉस्पिटल जाने से घबराते हैं। तो वही यहाँ कहा गया और इसकी वजह से 2 दिन में ही उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया। दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड, यानी वास्तव में ये जो जन्म हुआ बच्चे का वो अनअटेंडेड था। कहने का मतलब है जब गांव में कोई औरत जन्म देती है बच्चे को तो अगल बगल की मतलब औरतें आती हैं, हेल्प करती हैं, वहाँ दाई माँ होती है। तो ये जो बर्थ था वो हॉस्पिटल में हुआ था ना, तो इसलिए वास्तव रूप में ये अनअटेंडेड था, यानी लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। इन नन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़, यानी ऐसे सोसाइटीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है चाइल्ड बर्थ में। कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल से दूर रहना चाहते हैं, मेडिसिन से दूर रहना चाहते हैं कि घर में ही सब अच्छे से हो जाए। एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, यानी कुछ उल्लेखनीय एक्सीडेंट्स को छोड़कर, यानी कुछ उल्लेखनीय घटनाओं को छोड़कर बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड। कहने का मतलब है कि जब गांव में मतलब औरतें जो हैं वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ केसेस को छोड़ के, यानी मतलब कुछ केसेस अगर जब बात बिगड़ जाए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, तो वही कुछ केसेस को छोड़ के जितनी भी औरतें जो चाइल्ड बर्थ करती हैं उसे अटेंड किया जाता है। कहने का मतलब है कि कम्युनिटी की औरतें वहाँ जाती हैं, वहाँ देखते हैं कि हाँ कैसे चाइल्ड बर्थ हो रहा है, या वो बर्थ करवाने में जो दाई माँ हैं वो हेल्प करती हैं।
तो वही कह रही हैं कि जो ये वाला बर्थ था वो अनअटेंडेड था, यानी लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि ये हॉस्पिटल में हुआ था। चलिए, तो आज सेकेंड पैराग्राफ तक ही रहने देंगे इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।